रिपीट करने वाले हैं। ओके, सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब नोटिस करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो, अगर हम एक हैप्लॉइड गैमेट लेते हैं और दूसरा हैप्लॉइड गैमेट लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बेटा ये गैमेट दोनों ही एक जब सिंगैमी करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना, ये है सिंगैमी, तो बेटा हमें डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है। बट क्योंकि अगर आप एल्गी और फंगस के केस में देखोगे तो उनकी जो एडल्ट बॉडी होती है, उनका जो थैलस होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो बेटा ये जाइगोट जब भी एडल्ट बॉडी बनाएगा तो करेगा क्या? मियोसिस। क्योंकि आपको पता है मियोसिस। 2n से अगर n होना चाहिए तो मियोसिस ही एक प्रोसेस है जिससे ये हो सकता है। ठीक है, अब ये जो भी एडल्ट है ये बेटा डेफिनेटली सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे, सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे, और अगर सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड होंगे तो बेटा हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन से अगर हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसको मैं माइटोसिस कहता हूँ। ये बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको माइटोसिस कहता हूँ तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मियोसिस कहाँ पे हुआ, तो हमें आंसर जाइगोट। मिलता है कि यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हुआ, तो इस मियोसिस को मैं क्या कहता हूँ? जाइगोटिक मियोसिस कहता हूँ, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है, बट अगर इस लाइफ साइकिल को देखें तो इस लाइफ साइकिल में सेक्स ऑर्गन्स बेटा हैप्लॉइड है, एडल्ट हैप्लॉइड है, ठीक है, गैमेट्स हैप्लॉइड है, तो ओनली एक ऐसी चीज है जो डिप्लॉइड बनती है, वो है जाइगोट। तो जाइगोट के अलावा कुछ भी डिप्लॉइड नहीं है। तो इसका मतलब है इस लाइफ साइकिल में जो डोमिनेटिंग चीज है वो हैप्लॉइड है, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या ये आपको 100% श्योर है? क्या आपको यस सर। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल 100% समझ में आता है? ओके, तो इसके यस एग्जाम्पल सर। हमने क्या बोले थे? इसके एग्जाम्पल बोले थे ऐसा होता है एल्गी में, ऐसा होता है बेटा फंजाई में, और ऐसा सम प्रोटिस्ट में होता है। कुछ प्रोटिस्ट होते हैं उनमें ये चीज आपको देखने को मिलती है। ये हो गया नॉर्मल और बहुत ही सिंपल नोट्स बेटा, जो कि आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में समझ में आती है, ठीक है। तो बार बार जब भी मैं जायगोटिक मियोसिस या टर्म यूज करूंगा तब तब बेटा मेरे दिमाग में आता है कि हाँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली ये हो गया, वन थिंग इज क्लियर, हैप्लॉन्टिक। अभी आते हैं दूसरे की तरफ। तो हमारा जो सेकंड है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझते हैं। इसकी कहानी शुरू तो वैसे ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ये जो अगर हैप्लॉइड गैमेट है, यहाँ पे भी हैप्लॉइड गैमेट है, तो ये जब एक्चुअली बेटा है ना फ्यूज होंगे, जिसको हम लोग अगेन फर्टिलाइजेशन कहते हैं या तो सिनगेमी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे डेफिनेटली बेटा 2n मिलेगा जाइगोट, है ना। नाउ हम जानते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म की जो एडल्ट प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, वो बेटा हमेशा डिप्लॉयड होती है। इसका मतलब है कि अगर जाइगोट को है ना डिप्लॉयड ही प्लांट बॉडी बनानी है तो वो क्या करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस करेगा, ठीक है, नॉर्मल है। अब बेटा देखो, अगर एडल्ट बॉडी हैप्लॉइड डिप्लॉयड है तो उसके जो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, उसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन आएंगे, फ्लावर आएंगे, कोन आएंगे, वो सब कैसे होंगे? डिप्लॉयड ही होंगे। अगर अगर उसके एंड्रोशियम गायनोशियम वॉटेवर में भी अगर डिप्लॉयड चीजें बनती है उसके ऊपर, ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा अगर ये गैमेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये गैमेट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सेक्स ऑर्गन तो डिप्लॉयड है, बॉडी तो डिप्लॉयड है, और गैमेट तो हैप्लॉयड बन रहे, तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी बच्चों? मियोसिस मियोसिस। होगी, है ना। तो ये बहुत सिंपल चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर समझी। हाँ बोलिए। सर सेक्स ऑर्गन्स आपने 2n क्यों लिखा? क्योंकि देखो एडल्ट बॉडी भी सेक्स ऑर्गन ही बनाएगी ना, तो एडल्ट बॉडी अगर खुद डिप्लॉयड है तो उसके ऊपर जो फ्लावर्स आएंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे, उसके बाद में उसके ऊपर जो एंड्रोशियम गायनोशियम बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है, उसका हर पार्ट बेटा डिप्लॉयड होगा, बस उसमें गैमेट ही ऐसी चीज बनेगी जो कि हैप्लॉयड होगी, ठीक है। ओके सर। ओके,
तो इसमें इसके लाइफ में कोई भी चीज दूसरी गैमिट के अलावा कोई भी दूसरा पार्ट बेटा इसमें है ना हैप्लॉइड नहीं है। ओनली गैमिट्स आर हैप्लॉइड। इसके लाइफ में ओनली गैमिट्स आर हैप्लॉइड। बाकी डोमिनेंस आपको दिखाई देता है किसका, है ना, डिप्लॉइड स्टेजेस का। अब यहाँ पे नोटिस करने वाला मुद्दा ये है कि यहाँ जो लाइफ साइकिल हमें दिखाई देता है बेटा, जिसमें मियोसिस है, गैमिट है ना, मियोसिस गैमिट बनाने के लिए हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं गैमिटोजेनिक मियोसिस। इसे हम क्या कहते हैं, गैमिटोजेनिक मियोसिस। ठीक है। और अगर बेटा गैमिटोजेनिक मियोसिस बनते हैं तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे डोमिनेंस आपको दिखाई देता है ओनली डिप्लॉइड स्टेजेस का। इसीलिए यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। करेक्ट है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को Yes, प्रॉब्लम है? इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके ओके, चलो। तो प्यारे बच्चों, अब नोटिस करने वाली बात ये है कि इसमें एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो एग्जाम्पल्स है जैसे कि सारे जितने एंजियोस्पर्म्स हमको देखने को मिलते हैं उनमें बेटा ये लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी, या तो जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, या तो बेटा सम प्रोटिस्ट है जिनमें आपको ये देखने को मिलेगा लाइफ साइकिल। बट बेटा कुछ सम एल्गी भी ऐसे हैं जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, वो था बेटा फ्यूकस। ठीक है, फ्यूकस नाम का एल्गी है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा बेटा दो प्रकार के लाइफ साइकिल। एक है हैप्लॉन्टिक जिसमें हैप्लॉइड स्टेजेस ज्यादा से ज्यादा आपको डोमिनेंट देखने को मिलते हैं, और दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉइड स्टेजेस आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बेटा डोमिनेंट देखने को मिलते हैं। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। पॉइंट ये है कि अगर मैं ये आपको साधा एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि लास्ट क्लास में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था और आज भी वही सेम क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मुझे कोई डिप्लॉयड स्टेज है 2n, उसको n में कन्वर्ट करना है, 2n जनरेशन है और n जनरेशन में उसे कन्वर्ट करना है, तो मैं कौन सी प्रोसेस बना सकता हूँ? ऑब्वियसली मियोसिस। है ना, मियोसिस से होगा। और अगर बेटा मुझे किसी n जनरेशन को, हैप्लॉइड जनरेशन को अगर डिप्लॉयड जनरेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? माइटोसिस। माइटोसिस सिंगैमी। नहीं, n सिंगैमी। से, हाँ सिंगैमी। ठीक है, सिंगैमी मतलब ही फर्टिलाइजेशन से ही ये हो सकता है। तो Sir, ये but why बहुत not क्लियर, mitosis? बिकॉज n से n बनेगा, माइटोसिस में इक्वल डिवीजन होता है, तो n से n बनेगा तो हमारा तो okay, है ना okay. काम नहीं बनने वाला। यहाँ पे देखो मैंने लास्ट क्लास में इसके ऊपर समय दिया है आपको, माइटोसिस और मियोसिस इसीलिए समझाया, इसीलिए डिफरेंशिएट किया क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर n भी माइटोसिस करता है तो उससे n ही बनेगा, 2n तो नहीं बन सकता, है ना। तो 2n जो है, दो गैमेट्स मुझे फ्यूज कराने पड़ेंगे तभी जाकर के बेटा 2n कंडीशन आ सकती है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। इतना क्लियर है सबको? तो यहाँ पे Yes, sir. क्योंकि हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं तो हमें दो जनरेशंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब आप है ना बहुत नॉर्मली प्यारे बच्चों ये समझ सकते हो कि अगर ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं है और ये ना ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इसमें ना हैप्लॉइड का डोमिनेंस होगा और ना ही डिप्लॉइड का डोमिनेंस होगा। इतना क्लियर है? Yes, यस sir. और नो? यस सर। यस। तो हमें इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते होंगे, इसका मतलब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, इसका मतलब कुछ तो ऐसे स्टेजेस होंगे जो हैप्लॉइड के जो बहुत डोमिनेंस शो करते हैं और कुछ डिप्लॉइड के, मतलब इक्वल बैलेंस है इसमें, है ना। हैप्लॉइड स्टेजेस का और डिप्लॉइड स्टेजेस का जरूर इसमें बैलेंस होता होगा, इसीलिए इसको हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो चलो हम लोग हैप्लॉइड जनरेशन को क्या कहते हैं ये हम लोग लिख लेते हैं। हैप्लॉइड जनरेशन को हम लोग गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं, मतलब गैमेटोफाइट कहते हैं। तो बेटा फाइटा का मतलब तो प्लांट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमिट प्रोड्यूसिंग प्लांट। समझ गया क्या? सर गैमेटोफाइट गैमिट प्रोड्यूसिंग गैमेटोजेनिक प्लांट। जेनिक में से होता है ना? क्या? गैमेटोजेनिक मियोसिस में से आपने लिखा ना गैमेट। नहीं वो अलग छोड़ो, उसको छोड़ो, अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो को हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बात करते हैं। यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ रहा है।
ठीक है। गैमेटोफाइट का मतलब होगा कि ऐसा प्लांट बॉडी, चाहे कहीं पे भी हो, एनी प्लांट, कोई भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी, अगर जो भी प्लांट बॉडी गैमेट प्रोड्यूस करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। इज इट क्लियर? यस, Yes, ठीक sir. है। एंड ऑलवेज गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, ये बात को याद रखो, ठीक है। ये एक सिंपल पॉइंट है। दूसरा जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो है बेटा स्पोरोफाइट। अब आप खुद भी बता सकते हो स्पोरोफाइट का मतलब क्या होगा, है ना? Produces spores. स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट हमेशा बेटा डिप्लॉयड होते हैं। इज इट क्लियर? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, sir. दो प्रकार की Yes, sir. जनरेशन है, मतलब जो यहाँ पे मैंने 2n लिखा है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन को, ठीक है। और जो n लिखा है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन को। तो अगर मैं आपसे फिर से यही क्वेश्चन पूछूंगा, देखो मेरे पास एक गैमेटोफाइट है और यहाँ पे बेटा स्पोरोफाइट है, उसी प्लांट का, उसी स्पीसीज का। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक गैमेटोफाइट को एक मैं स्पोरोफाइट में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कौन सी प्रोसेस के बारे में सिंगेमी। सोचूंगा? सिंगेमी। बहुत बढ़िया, मतलब ही क्या बेटा, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंगेमी भी कहते हैं। लिखने के लिए छोटा वर्ड है ना, सिंगेमी, ठीक है। सो इज इट क्लियर? नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, क्यों स्पोरोफिटिक जनरेशन से अगर गैमेटोफिटिक जनरेशन आनी चाहिए तो फिर बेटा एक्जैक्टली मियोसिस होगा। अभी एकदम क्लियर है? मतलब बेटा दो जनरेशन है, दो स्टेजेस है ना, दो प्रोसेसेस है। जनरेशन कौन कौन सी है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, और प्रोसेसेस कौन सी है, तो सिंगेमी और मियोसिस। इज इट क्लियर? है ना? अब आपको क्लियर है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन इज ऑलवेज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन इज ऑलवेज डिप्लॉइड। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बार बताओ तो मुझे, गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, वो क्या करेगा? गैमेट प्रोड्यूस करेगा। गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, Spores स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। producing spores। चलो इसका मतलब गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन आते होंगे, है ना, ठीक है, जिनको हम लोग सेक्स ऑर्गन कहते हैं, करेक्ट है। तो चलो इसी लाइफ साइकिल को हम लोग इन टोटलिटी समझते हैं। चलो ध्यान से, तो यहाँ लिखा बच्चों मैंने गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, ये आप समझ गए, ठीक है। अभी जो गैमेटोफाइट होते हैं ना, इनके ऊपर दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन पॉसिबल है, ठीक है। एक जिसको मैं बोलूंगा मेल सेक्स ऑर्गन, और Female दूसरा होगा बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो मेल सेक्स ऑर्गन ये जो है डेफिनेटली ये भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी के ऊपर ही बना है, तो मेल सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड है। इजी? नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट बनाएगा तो क्या करेगा? मेल गैमेट जो कि हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो बेटा माइटोसिस करेगा या मियोसिस करेगा, बता दो। माइटोसिस। Mitosis. माइटोसिस करेगा ना, एन से एन बनाया। इन सेम वे जब फीमेल भी बेटा फीमेल गैमेट बना देगा तो फीमेल गैमेट इज आल्सो हैप्लॉइड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे गैमेट बनाने के लिए मियोसिस हुआ ही नहीं, देखा क्या आपने? गैमेटोफाइट एक प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर दो सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए और दोनों सेक्स ऑर्गन ने, है ना, गैमेट बना दिए। इज इट क्लियर? ठीक है। और दोनों ही गैमेट हैप्लॉइड है, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है। नाउ अब आप समझते हो कि यहाँ का हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड है, करेक्ट है।
क्योंकि इसका डिप्लॉयड कौन होगा, मतलब इसका जो पेरेंट कौन होगा वो डिप्लॉयड है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे आगे कहानी है। आगे कहानी क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। आगे की कहानी हम लोग ब्लू कलर में करेंगे। देखो ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट ये दोनों एक दूसरे से यूनाइट हो जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन का सिनगैमी, करेक्ट है। और जैसे हम लोग सिनगैमी करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड है। अब यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. नाउ ये जो जाइगोट है ये बहुत तेजी से माइटोटिक डिवीजन करेगा और यहाँ पे बना देगा बेटा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉयड ही सेल से बना हुआ है, क्योंकि जाइगोट से बना, माइटोसिस से बना, तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा। डिप्लॉयड एम्ब्रियो से एक प्लांट बॉडी बनेगी जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट भी बेटा डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइट है इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो गैमेट बनाएगा नहीं। तो इनके ऊपर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। नाउ आपको मैं 3 बार बोल देता हूँ, स्पोरेंजिया का मतलब है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। स्पोरेंजिया मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। स्पोरेंजिया मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, है ना। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोर प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन डेवलप हुआ। और इस स्पोरेंजिया के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना, जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, स्पोर मदर सेल। क्योंकि बेटा स्पोरेंजिया डिप्लॉयड ही है, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के ऊपर बना है। स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड ही होते हैं। यहाँ तक लाइफ क्लियर है, लाइफ साइकिल क्लियर है। मदर सेल क्या होता है? स्पोर मदर सेल स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स है जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, जिन सेल से है ना स्पोर बनेंगे, उन सेल को मैं क्या बोलूंगा, स्पोर मदर सेल, है ना। है ना, हम अपने को, हम कहीं पे भी मदर ये वर्ड कब यूज करते हैं, मदर ये वर्ड किस है ना, किसी से जिससे हम लोग बेटा है ना पैदा हुए उसको हम मदर कहते हैं। इवन हम लोग अर्थ को भी मदर क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ से ही हम लोग बने हैं, अर्थ की मिट्टी से, हर चीज से हम लोग बने। So the word mother cell is used to show that कि स्पोर जिस सेल से बनेगा उसको मैंने स्पोर मदर सेल कहा। क्लियर है क्या? अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, स्पोर मदर सेल कहाँ पे है बताओ, वेयर आर दे? इनसाइड द स्पोरेंजिया, करेक्ट है। अच्छा स्पोरेंजिया नाम के ऑर्गन कौन से प्लांट के ऊपर डेवलप होते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ? बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। नाउ अब ये स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, मतलब ये आगे क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। तो बच्चों क्या है, हम लोग मार्कर बदल देते हैं क्योंकि हमें फिर से यहाँ पे अब देखना, ये स्पोर मदर सेल शो करेंगे बेटा मियोसिस, और जैसे मियोसिस करेंगे तो हमें मिलेंगे बेटा स्पोर्स, एंड ऑल स्पोर्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। और जो हैप्लॉइड स्पोर्स है बेटा जब जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और जब जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, तो उससे मिलता है बेटा हमें गैमेटोफाइट। तो आपको डिफरेंशिएट हो रहा है ब्लैक कलर और ब्लू कलर? हाँ सर। हो रहा है सर मतलब जर्मिनेट मतलब क्या? मतलब जर्मिनेट का मतलब देखो बेटा, जैसे सीड से है ना जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनता है, वैसे स्पोर से जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनेगा। गैमेट निकलेगा सर। स्पोर से कुछ गैमेट नहीं निकलेगा, स्पोर से डायरेक्ट बेटा प्लांट बॉडी डेवलप होगी, दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेट नहीं, गैमेटोफाइट, प्लांट बॉडी डेवलप होती है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में बेटा ये लाइफ साइकिल भाग रहा है, 2 जनरेशन हमें देखने को मिलते हैं। हम लोग क्या करते हैं है ना, यहाँ पे रेड कलर का मार्कर लेते हैं और यहाँ पे बेटा ये इस तरह से बीच में एक लाइन डाल देता हूँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस रेड लाइन के ऊपर आपको बेटा सारे जनरेशन बेटा हैप्लॉइड दिख रहा है क्या? एवरीथिंग इज हैप्लॉइड। Yes, आप sir. स्पोर्स देखो हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, सेक्स ऑर्गन्स हैप्लॉइड है, और नीचे सब गैमेट्स भी डिप्लॉयड है। हैप्लॉइड है, करेक्ट है। अच्छा इस लाइन के नीचे जो कुछ भी बेटा वो क्या है, डिप्लॉयड। एग्जैक्टली, जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल। इज इट क्लियर?
नाउ अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा बड़ा ध्यान से। बेटा यहाँ गैमेटोजेनिक मियोसिस हुआ है क्या, बता दो। मतलब गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस हुआ है क्या, यहाँ नो मियोसिस हुआ है सर। क्या? यस यस और नो? सर, ये नो नहीं सर। नहीं, नो सर। नो सर। माइटोसिस हुआ है ना, एन से एन हाँ। बना तो माइटोसिस हुआ। मतलब यहाँ गैमेटोजेनिक मियोसिस नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज बेटा, यहाँ जाइगोटिक मियोसिस हुआ है क्या, देख लो। नो सर। नहीं, नो क्योंकि सर। जाइगोट ने माइटोसिस करके ही एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो ने माइटोसिस करके ही स्पोरोफाइट बनाया, बराबर है? तो इसका मतलब ना यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हुआ, ना यहाँ पे है ना गैमेटोजेनिक मियोसिस हुआ। एग्री? समझ गए? तो यहाँ पे हुआ क्या, इस मियोसिस को हम लोग स्पोरिक मियोसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस हुआ। इज इट क्लियर? यस सर। यस यस यस। सर। अच्छा यहाँ पे किसका डोमिनेंस है, हैप्लॉइड का या डिप्लॉइड का? बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल। तो मैं इस लाइफ साइकिल को दो चीजों में लिखूंगा। पहला पॉइंट, यहाँ पे जो मियोसिस होता है उसको मैं स्पोरिक मियोसिस कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस हो रहा है। आर यू श्योर? यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस नहीं हो रहा, इसलिए गैमेटोजेनिक मियोसिस तो हुआ नहीं। यहाँ जाइगोट में भी मियोसिस नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हुआ नहीं। तो फिर मियोसिस हुआ कहाँ पे? टू प्रोड्यूस द स्पोर। सर, बट ये गैमेटोफाइट है, तो गैमेट से बदल के वो स्पोरोफाइट, मतलब लाइक कैसे हो गया? गैमेटोफाइट है क्वेश्चन जो नहीं समझा गैमेट। बेटा, थोड़ा सही से क्वेश्चन पूछो, ऐसे रैंडम मत बोलो, प्रॉपर बोलो, आपको क्या पूछना है। सर मतलब ये गैमेटोफाइट आपने ऊपर लिखा है, ठीक है, वो गैमेट मतलब एक सेक्स ऑर्गन में फीमेल ऑर्गन अपना प्रोड्यूस करता है, फिर सिंगेमी, फिर आपने यहाँ पे स्पोरोफाइट क्यों लिख दिया? वो समझ नहीं। हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं बेटा, हम लोग ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हमें दो प्रकार के प्लांट बॉडीज दिखती है, एक जो कि हैप्लॉइड है, एक जो कि डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड स्टेज आती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देता है ब्रायोफाइट का, वो एक्चुअली हैप्लॉइड होता है, तो उसको मैंने गैमेटोफाइट कहा, जो ऐसे फैला हुआ होता है जमीन के ऊपर। ठीक है? और बेटा ऐसा एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें कैप्सूल, फूड, सीटे, ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है जो नॉन ग्रीन होता है। यहाँ पे बेटा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने स्पोरोफाइट कहा। अब इसमें से इसकी पूरी लाइफ साइकिल मैंने ढूंढी, ऑब्जर्व करी, तो मुझे पता चला कि ये जो है ना इस तरह से फ्लैट स्ट्रक्चर है ग्रीन, जिसको मैं एक्चुअली प्लांट कहता हूँ, इसके ऊपर पहले सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, ये सेक्स ऑर्गन गैमिट बनाते हैं, और ये गैमिट बेटा फ्यूज होने के बाद में जायगोट बनता है। इसी के ऊपर यही जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और इसी एम्ब्रियो से बेटा स्पोरोफाइट बन जाता है। हमें ओके अलग से सर। पता चलता है कि अरे हाँ ये तो स्पोरोफाइट है। फिर उसको ऑब्जर्व किया मैंने स्पोरोफाइट को, तो देखा कि यार स्पोरोफाइट में ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजिया होता है। इस स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होते हैं, और जब ये स्पोर मदर सेल मियोसिस करते तो बहुत सारे स्पोर्स जमीन के ऊपर बिखेर देता है। मैंने स्पोर्स को ऑब्जर्व किया, पता चला अच्छा खासा है ना फेवरेबल सीजन जैसे ही आता है तो ये स्पोर्स धीरे धीरे बेटा उसमें से रेडिकल जैसी चीजें निकलती है ना, और फिर बेटा स्प्राउटिंग जैसा दिखता है, और फिर उससे नए नए गैमेटोफाइट जमीन के ऊपर हर तरफ फैल जाते हैं ग्रीन कलर के। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बायोलॉजी इज ऑब्जर्वेशन, यू कैन नॉट डिसाइड। हम लोग अपने दिमाग में ख्याली पुलाव नहीं पकाते, ठीक है? इसको समझो। आर यू श्योर? यस है ना? तो यहाँ पे नोटिस करने वाला मुद्दा ये है कि ना गैमेटोजेनिक मियोसिस हुआ और ना ही बेटा जायगोटिक मियोसिस हुआ, यहाँ तो स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस हुआ। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्पोरिक स्पोरिक मियोसिस। मियोसिस। एंड व्हेनेवर वी से द स्पोरिक मियोसिस, है ना, तो यहाँ पे बेटा जो लाइफ साइकिल है इसको हम लोगों ने क्या कहा? द लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, अगर आप मतलब नीट एस्पायरेंट हो
मैंने आपको बहुत सीधा सिंपल मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन पूछा, मैच द कॉलम, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन। मैं 3 मियोसिस के नाम बताऊंगा, आप लाइफ साइकिल के नाम बोलो। जाइगोटिक मियोसिस, कौन सा लाइफ साइकिल आपके दिमाग में आ रहा है? लाइफ साइकिल। बहुत बढ़िया। Haplontic. गैमेटोजेनिक मियोसिस, कौन सा लाइफ साइकिल? Diplontic life cycle. तीसरा स्पोरिक मियोसिस, कौन सा लाइफ साइकिल? Haplodiplotic life बहुत बढ़िया। cycle. ठीक है, सो नाउ यू हैव द आंसर्स फॉर दिस 3 क्वेश्चंस। अगेन आई वांट टू पुट सम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है बेटा जो नीट में आया था, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपके सामने मैं रखता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक के, है ना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में बेटा एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, चलो विल, है ना, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, लिखने में सही रहेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एग्जाम्पल क्या है बेटा? ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और क्या है? Pteridophyta. टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा, है ना, सम प्रोटिस्ट, है ना, वो छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे बेटा नोटिस करने वाला है, मैं जो एक्सेप्शन बता देता हूँ, सम एल्गी। कुछ एल्गी जो होते हैं वो बच्चों, है ना, आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस नाम का एल्गी है, ठीक है, या तो बेटा पॉलीसाइफोनिया नाम का एल्गी है। अब ये पूरे हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, या इवन जिनको हम लोग केल्प कहते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं बेटा, दिस एल्गी शो दी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है नीट में कि क्या आप ऐसा एल्गी बता सकते हो जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है? खाली डिप्लॉन्टिक है? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आप ऐसा एल्गी बता सकते हो जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है? यस सर, फ्यूकस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। दूसरा एक और नीट में क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे एल्गी के नाम बता सकते हो जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं? फिर आपका आंसर है ना, एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है, या केल्प जो होते हैं वो है। केल्प में एक जनरलाइज नेम है, ठीक है, एक जनरलाइज नेम है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको इन लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखो एक्सक्यूज मी ये क्वेश्चन, हाँ बोलिए सर, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कोई नहीं शो करता है एल्गे? एग्जांपल्स क्या क्या? हैप्लोडिक लाइफ हैप्लॉन्टिक साइकिल, लाइफ साइकिल के एग्जांपल कोई एल्गे शो नहीं करता, जैसा डिप्लॉन्टिक में और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। सिर्फ ना ना हैप्लॉन्टिक। बेटा, एल्गी हैप्लॉन्टिक ही लाइफ साइकिल शो करते हैं। सर उसके ये क्या एग्जांपल्स है? की बात कर रहा हूँ सर, एग्जांपल्स कोई नहीं most of the algae shows the most of the algae shows the haplontic life cycle. ओके सर। So what are the exceptions for it? देखो एग्जाम वाला तुमको एक्सेप्शन पूछेगा, ठीक है, वो एक्सेप्शन जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि फ्यूकस ऑल्दो इट इज एन एल्गी इट शोज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि यूजुअल थिंग नहीं है, इट इज अनयूजुअल थिंग। इज इट क्लियर? Why? Because usually algae shows the haplontic life cycle. Are you sure? I am. यस सर, थैंक यू। Got it. Okay. तो क्वेश्चन इसीलिए आएगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि most of the algae shows the haplontic life cycle. So Fucus is an exception. It shows a diplontic life cycle. Polysiphonia and kelp are the exception because it shows Ectocarpus because they show the haplodiplontic life. They are the exceptions. ठीक है? Okay. सो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये आपके सामने पूरा सिनारियो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन? ऑप्शंस है स्पोर्स, गैमेट्स, जाइगोट, स्पोर मदर सेल, ये 4 ऑप्शन है। सर मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाई, कैन यू रिपीट? हाँ रिपीट करता हूँ, व्हाई नॉट, है ना। विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन? ऑप्शंस स्पोर्स, गैमेट्स, जाइगोट, स्पोर मदर सेल। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन और ये नीट का क्वेश्चन है, मतलब मेडिकल एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप क्या आंसर बता सकते हो इसका? सर गैमीट। हाँ सर गैमेट। यस एनीवन? दूसरा कोई कुछ बताना चाहता है?
आपके सामने लाइफ साइकिल है। मैं आपसे पूछना could you चाहूंगा, repeat the options? a very simple question. See, again I will ask. First stage of gametophytic generation. अभी gametophytic generation मतलब haploid generation, ठीक है। गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज कौन सी होगी? स्पोर्स, गैमेट, जाइगोट, स्पोर मदर सेल, ये 4 ऑप्शन। स्पोर। एग्जैक्टली। तो आंसर होना चाहिए बेटा स्पोर इज द फर्स्ट स्टेज, क्योंकि स्पोर से पहले हैप्लॉइड जनरेशन शुरू होगी। जैसे स्पोर बना तो स्पोर इज द थिंग विच इज द फर्स्ट थिंग विच इज हैप्लॉइड। कितने लोगों को समझ में आया? ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं इसी से रिलेटेड। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन? बताओ। गैमेट। गैमेट, बिल्कुल सही। समझ गए ना? सबको समझा? सबसे पहले गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड में क्या बना? स्पोर्स बने। सबसे आखिरी में बेटा हैप्लॉइड में क्या चीज आपको बनते हुए दिखाई देती है? गैमेट। तो मतलब एन इज अ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। तो ये पूरी जनरेशन यहाँ से शुरू होती है स्पोर से और गैमेट में खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज इज द स्पोर एंड लास्ट स्टेज इज द गैमेट। आर यू श्योर? है ना, यहाँ से बिगिन हुआ ना, स्पोर से शुरू हुआ। स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो गैमेटोफाइट बना। गैमेटोफाइट पे ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए और दोनों ने बेटा गैमेट बना दिए। उसके बाद में हैप्लॉइड स्टेज खत्म हो गई, है ना। तो स्पोर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइटिक जनरेशन and the gametes are the last stage of the gametophytic generation. बट ये 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं क्या? Yes sir. Yes sir. There are very 2 simple questions arise जो कि आपको नीट में आ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है तो बाकी तो आ सकते हैं। एक yes, और sir, वो स्पोरोफाइट के बाद में होगा। What is the first stage of this sporophytic generation? ये क्वेश्चन होगा ना। जाइगोट। आंसर क्या होगा? जाइगोट से शुरू हो रहा है। Again, there is another question. What is the last stage of the sporophytic generation? तो एकदम आखिरी में कौन बना? 2n. Exactly. The answer is a spore mother cell. Are you clear? So we'll write down it. Okay. Yes, चलो ये पहले तो लिख लेते हैं। वो क्या पहला स्टेटमेंट है? First statement is here. We'll use the blue color. See. तो आंसर क्या होगा? स्पोर। ठीक है। दूसरा क्या होगा? लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन, गैमेट, है ना, बस बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जाइगोट। And then the last one is the last stage. मदर सेल। Done? Yes or no? Yes. अब ये रेड कलर में इसलिए क्योंकि ये पहले आ चुका है, और बाकी बेटा ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। Yes or no? सर बोलिए। सर नीट में रॉन्ग आंसर के लिए -1 होता है? बिल्कुल -5 होता है। -5 कैसे? देखो, जिस क्वेश्चन को तूने अटेम्प्ट किया वो तो गलत हुआ, तो उसके 4 तो गए। सर 4 क्वेश्चन थोड़ी ना अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट किए ना। अरे सिंपल है ना, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, सपोज मान लेते हैं 2 ही क्वेश्चन है आपके नीट के पेपर में, ठीक है।
दोनों क्वेश्चन को 4-4 मार्क है, तो टोटल मार्क्स कितने मिलने चाहिए आपको अगर दोनों करेक्ट हो तो? 8 8 8 ठीक है, 8 should be your score. But what you did, you attempted one question which is correct and you skipped another one, जिसको आपने छोड़ दिया, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 4. ठीक है, अब एक कंडीशन समझो। आपने क्या किया, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो करेक्ट है, जिसके 4 मार्क आपके हाथ खाते में आने चाहिए। आपने एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो आपका गलत हो गया, तो बेटा उसके खुद तो गए, क्योंकि उसका खुद का कुछ मिला नहीं, बट जो आपको बेटा जो पहला आपने सही किया था ना, उसमें 4 मिलने चाहिए थे, उसमें से 1 जाएगा। क्यों सर, सो क्यों? यू विल गेट ओनली 3. दिस इज अ नेगेटिव मार्किंग, इसको समझो ढंग से। सर ये तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना ये होता। गलत क्या होता है? गलत कुछ नहीं होता। फर्स्ट ये क्वेश्चन जो तो मिला सही ही नहीं लिखा उसे ना। कैसे कट करेगा वो कोई? और फिर ही जो परफेक्शन मिला आएगा, ही इसके लिए नहीं अच्छा है। उससे, अरे जो मिला ही नहीं अरे जो आपका रॉन्ग है उसका 4 मार्क से, मतलब वो आपके 3 कट करेगा क्या? उसमें से 3 मार्क देगा उसके रॉन्ग के भी आपको। यही सही है, यही तरीका है, इसको जितने जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, बेटर है कि आप उसको छोड़ दो, बट उसको अटेम्प्ट करने से पहले सोचो कि क्या वो आपके नेगेटिव मार्किंग कराएगा या नहीं। ठीक है, सो व्हेनेवर यू मेक अ रॉन्ग अटेम्प्ट इट विल लूज योर 5 मार्क्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस। कभी भी देखना, कभी जो स्कोर आते हैं ना, मतलब फाइनल स्कोर 360 या तो बेटा डायरेक्ट 355 हो, समझ रहे हो? आर यू क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, या तो हो सकता है आपको 356 वाला मिल जाए, तो उसने क्या किया, उसने छोड़ दिया, लिया ही नहीं उसने। ठीक है, सो इफ यू हैव अ 360 दैट मींस यू हैव डन एवरीथिंग परफेक्टली। अगर आपने एक सारी अटेम्प्ट कर ली और एक आपका गलत हो गया, तो यू विल गेट 355 मार्क्स, नॉट है ना 356। ठीक है, क्लियर है ना ये कंसेप्ट? अभी इसको बड़ा ध्यान से है, तो चलो। सर तो इससे अच्छा है कि अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो वरना वो तो नेगेटिव मार्किंग डिपेंड हो करता जाएगा है, ना। वो डिपेंड करता है आपको बेटा। देखो ये नीट में हमेशा ये समझो कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, आपको ये सोचना है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, मैक्सिमम जितना आप स्कोर कर पाते हो उतना। तो अगर आपने बहुत कम सही किए हैं तो आपको तो बेटा रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर आपने बहुत ज्यादा सही किए हैं तो फिर बेटा आप स्किप कर सकते हो, है ना? तो कोई यहाँ पे रूल नहीं लेके बैठे हो कि ऐसा करने से ऐसा ही करना है, दैट इज नॉट। इसी को तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, यस और नो। और ये प्रैक्टिस से आता है, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। इफ यू थिंक मोर अबाउट दीज ऑल थिंग्स, है ना, इससे कुछ नहीं होता। जस्ट ऐसे देखो मैंने क्या किया, क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आया है, रियल कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल बारीकी से सोचो। अगर ये करोगे तो डन, आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सो इफ यू स्कोर 320 also, so you are great chances of getting a medical seat. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी स्कोर करना पड़ेगा, है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ रहा बेटा हम लोगों का ये सिंपल। अभी एक स्टेटमेंट हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, उसके बारे में मैं बता दूं। स्टेटमेंट ये है कि सम क्लैमाइडोमोनास shows तो क्लामाइडोमोनास क्या होता है? some Chlamydomonas shows haplontic life cycle। ठीक है, अब ये जो क्लैमाइडोमोनास है ये एक एल्गी है, इट्स एन एल्गी। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास जो होते हैं उनको हम लोग एल्गी मानते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी है। अब इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट आपको कुछ अटपटा सा लगता है क्या? क्योंकि देखो एल्गी मस्ट शो द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बराबर है ना? हाँ सर। है ना? तो एल्गी है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बिल्कुल। बट क्या आपको इस स्टेटमेंट में कुछ तो अटपटा लगता है? एनीथिंग? हाँ सर। क्या? सर सम, सम क्यों है ना? लिखा है? एल्गी सम है लिखा तो है शो करेगा ही इसीलिए। ना। एग्जैक्टली, तो हम लोगों को इसको बराबर से पकड़ लेता है वर्ड को। देखो सम का मतलब है कि ऐसे भी क्लैमाइडोमोनास के स्पीसीज है जो डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं।
इज इट क्लियर? मतलब सारे के सारे जितने क्लैमाइडोमोनास के अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं, एक क्लैमाइडोमोनास इज अ जीनस, ठीक है, तो क्लैमाइडोमोनास के अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं जो कि बेटा डिफरेंट वे में आपको क्या कहते हैं लाइफ साइकिल शो करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी का ये जो है ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये जो मैंने पढ़ाया ये प्लांट किंगडम चैप्टर के आखिरी 2 पेजेस में है बेटा। ये जो कुछ भी मैंने पढ़ा है ना, these are present on the NCERT's लास्ट पेजेस, ठीक है। वहां पे थोड़े और भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना के दिए, बट उनको मैंने बड़ी ही सिंप्लीफाइड डायग्राम्स में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इसका अंडरस्टैंडिंग हो और आप आंसर दे सको। आर यू श्योर? क्लियर हो गया ये सब कुछ? यस तो क्या बेटा हम लोग प्लांट किंगडम के ग्रुप्स को पढ़ सकते हैं ना, है कि नहीं? तो चलो यहाँ पे बेटा हम इसको, ये वाला पोर्शन हमारा हो चुका है। अब हम लोग और भी एक बेसिक चीज की तरफ है ना अपना है ना फोकस करते हैं। जैसे ये प्लांट किंगडम चैप्टर शुरू होता है ना एनसीईआरटी में, तो बेटा वो क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बातें बोलना चाहते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान से देखना है। ये साइंटिस्ट है, इसका नाम है बेटा ए पी डी कैंडोल, ठीक है। ये साइंटिस्ट ए पी डी कैंडोल, ठीक है। आसान है, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, आसान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे पीहू है, पीहू को बोला कि आप एक क्लासरूम में एंटर करो, और क्लासरूम में एंटर करने के बाद में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके 2 ग्रुप बनाने हैं, तो व्हाट कैरेक्टर्स यू विल चूज पीहू? व्हाट कैरेक्टर्स यू विल चूज? कौन सा एक कैरेक्टर लेके आप है ना 2 ग्रुप बना सकते हो? सर गर्ल या एनी फिर कैरेक्टर? हाँ बोलो आयन। लड़का या लड़की सर, गर्ल बॉय। हाँ जेंडर, जेंडर ले लोगे कैरेक्टर, ये कैरेक्टर लेने पे आप 2 ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। बट हमने शायद बेटा अनहिता को पूछा, अनहिता जो है उसको पूछा कि यार आप कैसे इस ग्रुप को, मतलब स्टूडेंट को आप 2 ग्रुप में बांटना चाहती हो? तो अनहिता, यू हैव एनी अदर आइडिया ऑफ डिवाइडिंग दिस? on the basis of hair, girl and हेयर, boy. ओके, हेयर नहीं, सर अनहिता हाइट। हाइट, ओके। मतलब ये चीज है कि अगर हम हाइट ये कैरेक्टर लेते हैं तो क्या जैसा पहले आयन ने क्लासिफिकेशन किया वैसा ही क्लासिफिकेशन होगा क्या? नहीं सर, सर या अगर हाइट ये कैरेक्टर लेते हैं तो वैसा ही क्लासिफिकेशन बनेगा क्या? नहीं नो सर, नहीं, मतलब क्लासिफिकेशन इज एन एवर चेंजिंग फिनोमेना। इफ यू चेंज द कैरेक्टराइजेशन द क्लासिफिकेशन विल चेंज। इज इट अ सिंपल स्टेटमेंट और नॉट? यस सर अगर आप कैरेक्टर चेंज करते हो, बदल देते हो, तो क्लासिफिकेशन भी बदलेगा। यस और नो? यस सर यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा अभी अगर हम लोग इन्हीं चीजों को अगर सही ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, बढ़िया है। जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के क्लास कैरेक्टराइजेशन कंसिडर किए थे। बहुत पुराने लोग एकदम जब है ना ज्यादा से ज्यादा 13-14 अलग प्रकार के एलिमेंट्स को जानते थे या 30 एलिमेंट्स को जानते थे, तब वो बोलते थे है ना, ऐसे ठोक के देखो, टंग टंग आवाज आई तो मेटल है ना, फूट गया तो नॉन मेटल है, ऐसा कुछ है ना। बिल्कुल रबस्ट आइडियाज थे लोगों के, एकदम है ना रैशनल, है कि नहीं? अभी उसके बाद में किसी ने ट्रायड का कंसेप्ट लाया, किसी ने ऑक्टेव का कंसेप्ट लाया, किसी ने क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक वेट का कंसेप्ट लाया, है ना, और किसी ने एटॉमिक नंबर का लाया है, और आगे भी बेटा ये क्लासिफिकेशन आते रहेंगे। मतलब क्लासिफिकेशन इज चेंजिंग, व्हाई? बिकॉज व्हाट वी आर चेंजिंग द कैरेक्टर्स, है ना। तो बेटा जितने भी क्लासिफिकेशंस हुए हैं आज तक उनको क्लासिफाई किया है एपीडी कैंडोल ने। ये बहुत बड़ी महान आत्मा है, ठीक है। इन्होंने क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन कर दिया, भाई कमाल के लोग हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन। यस मानस, कुछ बोलना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चे? मानस, आवाज आपका बंद कर दो मानस। हाँ बढ़िया है, वेलकम बैक। क्लासिफिकेशन कर दिया का क्या मतलब है? मैं अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी देखो आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो जो क्लासिफिकेशन हुए, जैसे पहला क्लासिफिकेशन ग्रुप किया, उसने कहा कि कुछ क्लासिफिकेशन एकदम रैशनल है,
रैशनल का मतलब होता है नो लॉजिक, नो साइंटिफिक लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक में बिल्कुल नहीं बैठते। जैसे मैं बताता हूँ, है ना, जैसे कि हम लोगों ने है ना अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिक मतलब देखो ए से नाम शुरू होता है, जैसे एजाडिरेक्टा नीम का पेड़, एजाडिरेक्टा, एनाबेना साइनोबैक्टीरिया। अब यार ये दोनों के नाम ए से शुरू है इसलिए ए ग्रुप में डाल दो, है ना। बी से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, जितने अल्फाबेट है जैसे नाम शुरू होता है वैसा डाल दो। अरे यार इसमें कैसे है? यार ये प्लांट है, ट्री है बहुत बड़ा, और ये सादा सा साइनोबैक्टीरिया एनाबेना। अगर आप ऐसा क्लासिफिकेशन करोगे तो इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक ही नहीं है। व्हाई यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन? तो उस समय के लोगों को जो अच्छा लगा उन्होंने कर दिया, ठीक है। बट दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन डू नॉट हैव एनी प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिक। इसमें कोई प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन भी नहीं है, हमने कैरेक्टर भी नहीं लिया, ए से नाम शुरू डाल दिया, ये क्या है? ठीक है। सो ऐसा क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ बेटा एक और देखो, एक और बढ़िया तरीका है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये तो और भी गजब कार्यक्रम है। देखो कैसा है, मतलब देखो ऑयल यील्डिंग प्लांट कौन कौन है, तो कोकोनट इज अ ऑयल यील्डिंग प्लांट, ओके। तो ग्राउंडनट इज अ ऑयल यील्डिंग प्लांट, ओके। सनफ्लावर इज अ ऑयल यील्डिंग प्लांट, etc, castor and all, and then फाइबर यील्डिंग प्लांट, ओके, जिससे फाइबर मिलता है उनके नाम लिखो। तो अगेन बेटा कोकोनट इज अ फाइबर यील्डिंग प्लांट, कॉटन इज अ फाइबर यील्डिंग प्लांट, सन हेम्प इज द, है ना, एक्सेट्रा। अब ये वाला मेडिसिनल प्लांट के नाम लिख लो, ओके, मेडिसिनल प्लांट। इसका क्या क्या फायदा है? टर्मेरिक, नीम एंड फलाना फलाना, ये ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगेन बेटा स्पाइसेस वाला लिख लो, ओके, स्पाइसेस में लिख दिया, फिर से लिख दिया टर्मेरिक, है ना, मैं तो घर में सब्जी में टर्मेरिक डालता हूँ, लो टर्मेरिक इज स्पाइस, है ना, एंड देन एक्सेट्रा। तो बेटा इस क्लासिफिकेशन में आपको क्या ड्रॉबैक दिखता है? बताओ तो, ड्रॉबैक क्या दिखाई देता है बच्चों? एक ही प्लांट अलग अलग ग्रुप में मौजूद है। अरे भाई कितना कंफ्यूजन होगा यार, ये भी एक नॉन साइंटिफिक है। हमने कोई कैरेक्टर थोड़ी लिया, कहाँ पे यूज हो रहा है वैसा कर लो, है ना। तो ऐसे क्लासिफिकेशन रैशनल इरेशनल जैसे भी हो, इनको बेटा हम लोग एक्चुअली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं मानते। तो चलो अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे जो हमारी एनसीईआरटी बोलती, वो क्या है? चलो सेकंड पॉइंट, उन्होंने, है ना, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ये टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई देगी ना। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करने के लिए फ्यू, मतलब फ्यू का मतलब वन और टू, एक या दो कैरेक्टर लेते हैं, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो भाई साहब है इनका नाम है थियोफ्रास्टस। इनका नाम आपने पहले सुना है क्या? Yes, sir. इनको हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, ये जो बॉटनी की चटनी हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, इसके फादर यही है, थियोफ्रास्टस। ठीक है, ये है फादर ऑफ बॉटनी, इनको कहते हैं। एरिस्टोटल भाई साहब जो थे, है ना, भाई साहब बोलना अच्छा नहीं है, दादा परदादा परनाना कौन है, वो बहुत पुराने थे। तो वो लोगों को, एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, यस और नो? या तो फादर ऑफ जोलॉजी भी उनको ही कहते हैं, एरिस्टोटल को। थियोफ्रास्टस ने बॉटनी वाला, है ना, फंडा संभाल लिया। तो थियोफ्रास्टस भाई साहब ने क्या किया, जैसे कि पीओ ने किया, सर हाइट का कैरेक्टर लेते, तो उसने भी बेटा, है ना, हाइट का कैरेक्टर ले लिया, और हाइट का कैरेक्टर लेकर के प्लांट के 4 ग्रुप बना दिए। एक ट्री, दूसरा उससे भी छोटे श्रब्स, उससे भी छोटे Herbs. अंडर श्रब, और उससे भी छोटे बेटा हर, ऐसे 4 ग्रुप। अरे यार ये नेचुरल लगता है क्या आपको? फ्लावर फिर आने तो वाले इसको भी तो है ना? इरेशनल भी जाना चाहिए ना। नहीं, ये तो उसने कैरेक्टर लिया ना, एक प्रॉपर कैरेक्टर चुन के उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो बेटा ये ऑब्वियसली उसने जो क्लासिफिकेशन किया है एक प्रॉपर कैरेक्टर लेकर के क्लासिफिकेशन किया। बट इस क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है, जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी, ब्रायोफाइट भी, जो भी छोटे छोटे हैं सब एक ग्रुप में आ गए, हर्ब हो गए।
सो है ना, ये क्लासिफिकेशन एकदम आर्टिफिशियल लगता है। आपको नहीं लगा कि अच्छा, जैसे अभी आयन ने कहा स्टूडेंट, और जैसे क्लासरूम में एंटर कर दिया जेंडर, ओके जेंडर इज, ये क्लासिफिकेशन आपको नेचुरल लगता है, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक है वो। यस और नो? सो दैट इज अ नेचुरल कैरेक्टर। अभी बोला कि चश्मा पहना है नहीं पहना ये कैरेक्टर लेते हैं सर, अच्छा ये कोई कैरेक्टर है? ये तो आर्टिफिशियल लग रहा है। किसी ने एक दिन चश्मा भूल गया तो है ना, और तो सर अलग ही ग्रुप में वो जाके सर क्या, वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज भी हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो सकता है, वो तो ठीक है, बट कंप्लीटली इलॉजिकल लगता है। ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती में ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इवन आपको अब मजेदार बताता हूँ, ये तो हो गए फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। इनके अलावा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, जिनको हम लोग कार्लस लीनियस कहते हैं, जिनको प्यार से मैं कार्लिन कहता हूँ, ठीक है। तो ये जो कार्लस लीनियस है, ठीक है, आपको पता है ना इनका नाम कार्लिन ही था, है कि नहीं? हाँ बोलिए। सर थियोफ्रास्टस फादर ऑफ कौन से थे? थियोफ्रास्टस है फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। और ये देखो जूलॉजी। कार्ल लीन जो है, इनको हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, कार्लस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनका जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग सेक्सुअल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। बिकॉज उन्होंने जो कैरेक्टर चूज किया था ना, वो था बेटा नंबर ऑफ स्टेमेन, है ना, NO डॉट है, नंबर ऑफ स्टेमेन इन फ्लावर। ये कैरेक्टर उन्होंने चुन दिया, एक ही कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। अब इस कैरेक्टर से भाई साहब ने 24 ग्रुप बना दिए, 24 ग्रुप बना दिए। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप बनाया जिसको उसने कहा मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया का मतलब है ना वन स्टेमेन इन फ्लावर, बस। अगर कोई भी फ्लावर जिसमें एक ही स्टेमेन प्रेजेंट हो तो वो ग्रुप हो गया मोनेंड्रिया। या तो डायेंड्रिया, मतलब बेटा दो स्टेमेन प्रेजेंट हो तो, ठीक है। ऐसे कर करके बेटा उसने 23 ग्रुप बना दिए, 23 ग्रुप, ठीक है, एंड सो ऑन। और उसने एक 24th ग्रुप बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एंड्रिया। अब आप समझ रहे हो नॉन एंड्रिया का क्या मतलब हो सकता है? एन स्टेमन। नो नो स्टेमिन। स्टेमेन, अच्छा अच्छा। बट इसका और भी आगे मतलब होता है नो फ्लावर, फ्लावर ही नहीं है ना, नॉन एंड्रिया ऐसा ग्रुप बनाया। अब सबसे मजेदार बात बताता हूँ, कार्लस लीनियस ये जो भाई साहब थे, इनको सिर्फ दो किंगडम पता थे, या तो प्लांट या तो एनिमल्स, इतना ही। तो इनके हिसाब से बैक्टीरिया भी प्लांट है, फंगस भी प्लांट है, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने लिखा नॉन एंड्रिया में बैक्टीरिया भी आएगा, फंजाई भी आ जाएगा। बेटा ये आर्टिफिशियल नहीं लगता आपको? बैक्टीरिया कहाँ है यार, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। फंजाई देखो, इसमें लूज टिश्यू होता है, ना रूट है ना स्टेम है ना लीफ है, ना खुद ग्रीन भी नहीं होता वो, ठीक है। और बाद में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब बेटा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। एल्गी, इनमें फ्लावर ही नहीं आते बट प्लांट है। तो बेटा इन सबको उसने एक ही ग्रुप में डाल दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, साइंटिफिक आपने अप्रोच भी लगा दिया, बट आपका क्लासिफिकेशन नेचुरल नहीं लग रहा, जबरदस्ती से बनाए हुए ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। ये सर तो यस श्योर? सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा हम लोग कहते हैं कि ये तो यार क्लासिफिकेशन है ना आर्टिफिशियल है। कार्लस लीनियस खुद नहीं कहता कि मेरे क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल कहो, ये कौन कह रहा है? एपीडी कैंडोल बोल रहा है कि ऐसे क्लासिफिकेशन को हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें जो भी कैरेक्टर लिए गए हैं वो नेचुरल एफिनिटी नहीं दिखाते, वो नेचुरल नहीं लगते, है ना, जबरदस्ती के ग्रुप बनाए गए ऐसा लिखते हैं। तो बेटा अब हमारी एनसीईआरटी एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट के बारे में बात करती है कि बेस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द बेस्ट क्लासिफिकेशन? हम लोग बेस्ट क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एनालॉजी बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं सानिया ये जो है इसका बर्थडे है, ठीक है। और सानिया इसने अपने बर्थडे के लिए सबको बुलाया, अनहिता, साक्षी, यश, निखिल,
रजत, आयन, है ना, जो भी जितने मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ उन सब, ठीक है, क्योंकि सानिया के सब लोग फ्रेंड है इसीलिए सबको बुलाया गया। सानिया बहुत ही बेटा क्या बोलते हैं एनवायरमेंट लवर है वो, उसको पेड़ पौधों से बड़ा ही प्यार है, ठीक है, उसको कंजर्व करना है पूरे एनवायरमेंट को, उसने तय किया है। तो शी व्हाट शी डिड यू नो, है ना, रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो उसने, है ना, नर्सरी से कुछ 10 पेड़ पौधे लाए उठा करके और, ठीक है, सबको दे दिए, बोले कि ये पेड़ लेके जाओ, और इमोशनल भाषण ठोक दिया, है ना, मेरी कसम है, मेरी बर्थडे की कसम है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कुछ करके, ठीक है, सबको इमोशनल ब्लैकमेल किया, या इमोशनल कर दिया, ब्लैकमेल नहीं बोलेंगे, अच्छा वर्ड नहीं है वो, ठीक। तो ऐसा किया, तो सब लोग एग्री हो गए, बोले कि मेरे नेक्स्ट बर्थडे में आओगे ना तो ये पेड़ जिंदा होने चाहिए, ये कसम है। तो बोले सब ठीक है, सब लोगों ने बेटा अपने अपने घर पेड़ पौधे लेके गए, ठीक है, बट साक्षी, ठीक है, इसकी सानिया की बहुत बढ़िया फ्रेंड है, बहुत ही जिगरी, ठीक है, तो उसने कहा कि यार मेरे एकदम बढ़िया फ्रेंड ने ये ना पेड़ पौधा दिया है, तो इसको, है ना, सबने, तो बाकी लोगों ने अपने अपने घरों में आंगन में जाकर के ये पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक है, या वरांडे में लगा दिए, इसने अपने रूम में लगा दिया, अपने रूम में खिड़की के पास रख दिया। एंड नाउ बेटा वो 1 साल हो गया, अब आप बताओ मुझे, सानिया के सेकंड नेक्स्ट बर्थडे के दिन सब लोग पेड़ पौधा लेके आ गए उसके इमोशनल चक्कर में, तो बताओ साक्षी का ही प्लांट अलग दिखेगा, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट और वाटर मिनरल्स नहीं मिला। एग्जैक्टली, उसने अंधेरे में रखा, उसको लगा कि बढ़िया बढ़िया ग्रो होगा, मैं तो अपने पास रखूंगी, मेरे फ्रेंड का है। बट साक्षी ने जो पेड़ लाया है, जो पौधा लाया है, वो डेफिनेटली बेटा अलग दिख रहा है, क्योंकि लाइट के अब्सेंस में प्लांट जो होते हैं, है ना, उनकी जो ग्रोथ होती है बड़ी फास्ट होती है, स्टेम वीक हो जाता है, लीव्स भी बड़े लॉन्ग हो जाते हैं, स्टेम इलोंगेटेड हो जाता है, येलोविश हो जाता है, और वो अलग ही दिखता है नॉर्मल प्लांट से। तो आप इसमें से क्या समझोगे? मैं आपको सादी बात बताता हूँ कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, जैसे कि रूट का कैरेक्टर, स्टेम का कैरेक्टर, लीफ का कैरेक्टर, थोड़ा बहुत भी एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना, थोड़ा बहुत भी एटमॉस्फेयर बदल गया, तो ये कैरेक्टर टिकते नहीं, ये क्लासिफिकेशन चाहिए जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जल्दी बदल जाते हैं, इवोल्यूशन में वो कंजर्व नहीं होते। तो सर कौन सा कैरेक्टर ले फिर? द आंसर शुड बी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, द फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। जब हम लोग रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स लेते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स लेते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन बेटा बेस्ट हो सकता है। तो मैं आपको एनसीईआरटी के में लैंग्वेज में समझा दूं। एनसीईआरटी कहती है द बेस्ट क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन विच गिव्स मोर वेटेज टू द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देन द वेजिटेटिव कैरेक्टर। समझ में आया क्या? यस सर। इतना साइलेंस क्यों है? यस सर, समझा। ठीक यस है, सर। हाँ। तो बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्यों नहीं बेस्ट है? क्योंकि इट गिव्स इक्वल वेटेज। थियोप्रेस्टस ने वेजिटेटिव कैरेक्टर लिए और बेटा लीनियस ने फ्लोरल कैरेक्टर लिए, तो बेटा इट गिव्स इक्वल वेटेज टू द रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर, सो द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज नॉट द बेस्ट क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस और नो? Yes, sir. तो है ना, तो यहाँ पे बेटा हम लोग एनसीईआरटी की चीज लिख लेते हैं। बेस्ट क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है ना? बेस्ट क्लासिफिकेशन गिव्स more importance रिप्रोडक्टिव to Reproductive. reproductive characters or floral characters, ठीक है। then Vegetative. वेजिटेटिव का मतलब क्या है, कौन बताएगा? रूट, स्टेम, लीफ, है ना, Root. ये जो है। तो इस कैरेक्टर्स को जो इम्पोर्टेंस है ना ज्यादा देगा, मोर इम्पोर्टेंस देगा, उसे मैं बेस्ट क्लासिफिकेशन कहता हूँ। और ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर कंजर्व्ड इन द इवोल्यूशनरी टाइम स्केल। तो जितना भी इवोल्यूशन आगे होता जाए, है ना, साक्षी ने जो प्लांट पौधा जो बेटा अंधेरे में रखा, तो उसके लीफ चेंज हो जाएगा, स्टेम चेंज हो जाएगा, रूट चेंज हो जाएगा, पर उसके जो फ्लावर आएंगे ना, सारे सबके प्लांट के ऊपर फ्लावर एक जैसे आएंगे। बात समझ रहे हो आप? तो फ्लावर को चेंज होने में बहुत समय लगता है,
ठीक है, क्योंकि एक बार अगर कोई प्लांट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया तो वो नया स्पीसीज ही बन जाता है। ठीक है, इसीलिए याद रखना कि फ्लोरल कैरेक्टर्स आर should be given more weightage than the vegetative character while the doing the classification. Is it clear? यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है? Yes, Yes. sir. बहुत बढ़िया, क्या टैलेंट है तुम लोगों में, है गजब के इंटेलिजेंट बच्चे हो, बताओ, है ना। सो यहाँ पे आ गया बेटा, सेकंड पॉइंट तो हमारा हो गया। इसका मतलब मैं तो यहाँ लिखूंगा नहीं, बट आपको पता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज नॉट अ बेस्ट क्लासिफिकेशन बिकॉज, बोलो, इट गिव्स इक्वल वेटेज to vegetative and reproductive characters. Is it clear? सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया। तो ये आप है ना एनसीईआरटी में पढ़ोगे, आपको एकदम चमक जाएगा, पूरी कहानी आ जाएगी, सानिया का बर्थडे याद आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मुद्दे पे आते हैं बच्चों। अभी हम लोग इसके बाद में, तो सर ये वाले क्लासिफिकेशन के बाद में क्या, तो इसके बाद में क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओ, नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन है सर, ये कौन दिया बताओ। इसके बारे में आपको याद रखना है बेंथम एंड हुकर, ये दो साइंटिस्ट है। मानस कुछ पूछना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चे? मानस मानस, अच्छा अच्छा, ब्लिंक कर रहे हो बीच बीच में ना, मुझे लगा कुछ पूछना। बेंथम एंड हुकर, ठीक है, बेंथम एंड हुकर, ये जो भाई साहब है इन्होंने दिया है। देखो मैं आपको बताता हूँ मजेदार बात। ये जो थियोप्रेस्टस है, इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटारम। हिस्टोरिया प्लांटारम, हिस्ट्री हो गई, प्लांटारम प्लांट्स की हिस्ट्री लिख दी भाई साहब ने। ठीक है, तो ये जो कार्लस लिनियस है, इनकी बुक का नाम पता है आपको? स्पीसीज प्लांटारम, यू नो, स्पीसीज प्लांटारम। और तो ये बेंथम एंड हुकर, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है जेनेरा प्लांटारम। मतलब हो गया धूम 1, धूम 2, धूम 3, एक के बाद एक आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से है ना, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला सीरीज, गेम ऑफ थ्रोन का दूसरा सीरीज, ऐसा आ रहा है यहाँ पे, है मजेदार कार्यक्रम है। तो देखो यहाँ पे हमें सोचने वाली बात है, हिस्टोरिया प्लांटारम, स्पीसीज प्लांटारम, ये कौन है बेटा? जेनेरा प्लांटारम, मतलब देखो स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, अभी आगे फैमिली वाला भी बुक लिख सकते हैं। ठीक है, सो बेंथम एंड हुकर, इन्होंने ये नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। नीट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन से कैरेक्टर लेते हैं, तो आंसर लिखना। ठीक है, फ्यू, फ्यू का यहाँ पे मतलब बेटा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब है 10, है ना, एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, 10 और 12 कैरेक्टर्स, ऐसे एकदम एक या दो नहीं। फ्यू Sir.
कैन यू हियर मी? हाँ Yes, sir. Yes, sir. यस ओके ओके कट हो ओके। गया था। सो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं, है ना। स्क्रीन शेयर तो किया है बट पता नहीं ब्लैक ब्लैक दिखा है। सो आई विल ट्राई। यस, स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा, हम्म, ओके। कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, अच्छी बात है। ओके, यस। तो बेटा यहाँ पे हम लोग को ये कंसिडर करना है कि इंटरनल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे कंसिडर किए जा सकते हैं। सर एक जैसे कि लाइन पीछे से एक्सप्लेन करो ना आपका। नेचुरल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और बेंथम एंड हुकर, है ना, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो फ्यू नेचुरल एफिनिटी वाले कैरेक्टर्स हम लोग ले सकते हैं। तो इंटरनल कैरेक्टर्स भी बच्चों हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ एक या दो कैरेक्टर लेके क्लासिफिकेशन हो नहीं रहा, जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कर रहे थे। एफिनिटी का सीधा मतलब होता है, व्हाट इट मींस द एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है कोई भी प्लांट, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट, ये वर्ड जैसे मैं यूज करूंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जो भी प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, ये तो आप डेफिनेटली बेटा ऐसे प्लांट को उससे अलग मानोगे जिन पे फ्लावर्स डेवलप नहीं होते। तो ये बिल्कुल नेचुरली डिसाइडेड है, आपको तय नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये नेचुरली आपको प्रिडिक्ट हो रहा है, दिख रहा है। सो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट आर्टिफिशियल गिमिक। ठीक है, जबरदस्ती कलेक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग फ्लावरिंग वर्ड यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा नॉन फ्लावरिंग जितने भी वो अलग हो जाते हैं, उनका ग्रुप अलग हो जाता है। अगर मैंने ये बोल दिया सीड बियरिंग प्लांट, तो जैसे सीड बियरिंग बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली बेटा जो नॉन सीड बियरिंग है वो अलग हो जाते हैं, जो इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। जो चीज हो रही है, जैसे कि स्पोर बनता है नहीं बनता है, तो ये सब चीजें जब हम लोग कंसिडर करना चाहते हैं तो ये नेचुरली होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिर्फ हाइट ले लिया तो ये हाइट का कैरेक्टर नहीं जम सकता। ठीक है, सो इंटरनल कैरेक्टर्स आल्सो वी कैन कंसिडर। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हम लोग ले सकते हैं, सीड बना रहा है कि स्पोर बना रहा है, ये सब चीजें बेटा हम लोग बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। इसको, है ना, नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब ये नेचुरल क्लासिफिकेशन जो इन्होंने किया था, इन्होंने सिर्फ बेटा ओनली फ्लावरिंग प्लांट का ही क्लासिफिकेशन किया। जो बेंथम एंड हुकर ने किया था वो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का ही क्लासिफिकेशन किया, मतलब जिन प्लांट जो एंजियोस्पर्म्स है उनका ही उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और ये बहुत बढ़िया से उन्होंने किया। ठीक है, आज भी बेटा जो भी हम लोग बॉटेनिकल गार्डन में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, हर्बियारियम विजिट करेंगे, तो हर जगह पे इनका ही क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है टू अरेंज द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। बट इसमें एक ड्रॉबैक है। ठीक है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। ड्रॉबैक क्या है? यह बात याद रखना बेटा, इन्होंने जिम्नोस्पर्म और एल्गी इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया, ओनली फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब है उन्होंने ओनली, बताओ, ओनली एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करते हैं कि इन्होंने क्या किया। इनका मानना ये था कि पहले एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइट आए, इवोल्यूशन, फिर टेरिडोफाइट आए, जिम्नोस्पर्म
फिर डाइकोट आए, फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंड देन सबसे आखिरी में मोनोकॉट आए। तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही अटपटा सा लगेगा। क्या अटपटा सा लगेगा? जैसे आयन ने बोलते बोलते पहले जिम्नोस्पर्म बोल दिया और मैंने डाइकोट लिख दिया। यस और नो? यस सर एंजियोस्पर्म के ये बाद जो भी चीज है ना, उनका कहना था कि जिम्नोस्पर्म जो है ज्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू द डाइकोट। उनका ये कहना था। नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑल्दो उन्होंने किया, बट उनका जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड है वो उनका गलत था। तो फाइलोजेनी ये चीज उन्होंने इन्वॉल्व नहीं की, अदरवाइज है ना, नेचुरल क्लासिफिकेशन इट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन। अब बेटा अगर मैं इसको बेस्ट क्लासिफिकेशन मानता हूँ तो आप खुद समझते हो कि ये मैंने क्यों लिखा होगा, इसे मैं बेस्ट क्लासिफिकेशन क्यों कहता हूँ, बताओ? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। एग्जैक्टली, इन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया इनके क्लासिफिकेशन में। ये क्लियर है? ठीक है, सो इट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन, इसलिए हम लोग इसको बेस्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर भी इसमें एक खामी है कि वो जिम्नोस्पर्म को ज्यादा एडवांस मानते हैं एज कम्पेयर टू डाइकोट। तो मोनोकॉट को तो बेटा, मोनोकॉट ऑब्वियसली दे आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स ऑन अर्थ। मोनोकॉट सबसे एडवांस्ड है, ठीक है। मैंगो और राइस का प्लांट, मैंगो इज लेस एडवांस्ड एंड राइस प्लांट इज मोर एडवांस्ड। रिमेंबर दिस, बिकॉज़ राइस इज मोनोकॉट। सो यहाँ पे बेटा हम लोगों को नोटिस करना है अभी फोर्थ चीज का, जो इसकी ड्रॉबैक को खत्म करता है, वो है बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है ना, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि फाइलोजेनी का मतलब क्या है। आपको पता है ना, व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ, किससे रिलेटेड है, ये सब जब ढूंढते हैं तो उसको हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं। मतलब यही चीज ना, एल्गी पहले आया, ब्रायोफाइट, ये सब ये इवोल्यूशन ट्रेंड है ना, हिस्ट्री है। तो इसकी स्टडी को हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं, और इसी को बेटा उन्होंने प्रॉपरली अरेंज किया नहीं, बेंथम एंड हुकर ने। तो ये चीज जो है इग्नोर हो गई। देखो ये याद रखना कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ना, इट इज आल्सो एन नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो बेटा ये भी एक नेचुरल क्लासिफिकेशन ही है, बस उसमें उन्होंने है ना फाइलोजेनी भी प्रॉपरली अरेंज रखी, और फाइलोजेनी का भी बहुत है ना यूज किया, मतलब इवोल्यूशन के चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज किया। तो इसको हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ डेफिनेटली बेटा इट इज द बेस्टेस्ट क्लासिफिकेशन, मतलब उससे भी बढ़िया क्लासिफिकेशन है ये। सही बात है कि नहीं? क्योंकि ये भी फ्लोरल कैरेक्टर्स को ही ज्यादा वेटेज देते हैं, बस इसमें इवोल्यूशन की बात को थोड़ा ध्यान रखते हैं। बात क्लियर है क्या? है ना? यस और नो? इट इज द बेस्टेस्ट क्लासिफिकेशन, ये क्लियर होना चाहिए। डन। नाउ यहाँ पे थोड़ा बेटा मुद्दों को समझते हैं। मुद्दों को क्या समझते हैं मतलब, देखो मैं बताता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे नाम आता है साइंटिस्ट का, इंगलर एंड प्रेंटल। इनकी बुक का नाम मैं बता देता हूँ क्योंकि बड़ा लंबा नाम है, ठीक है। तो ये होता है बेटा पी फ्लैंजेन फैमिली, मतलब है ना डाई नेचुरलिकेन, ऐसा लंबा सा नाम है डाई। So your voice is breaking. हाँ कोई प्रॉब्लम है, दिख रहा है ना, डाई नेचुरलिकेन पी फ्लैंजेन फैमिली। सर ये क्या है? दिस इज अ बुक, ये बुक का नाम है, ये बुक है जो इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इंगलर एंड ने कि प्रेंटल। प्रेंटल ने? हाँ प्रेंटल, इंगलर एंड प्रेंटल। तो ये दोनों जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये बुक लिखी, और इन्होंने इस चीज का बहुत ही ज्यादा बेटा ख्याल रखा कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड को हमेशा क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंस दिया जाए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आर यू गेटिंग माई वॉइस एवरीवन क्लियरली? यस यस सर। नो? sir. थोड़ा ध्यान देना, अभी ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये कंसेप्ट है। यहाँ पे आते बेटा मैं लिख देता हूँ ब्लू ग्रीन एल्गी। अब मान लेते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी शायद 1 मिलियन ईयर्स एगो हमारे अर्थ के ऊपर पैदा हुए, ठीक है। बट बेटा आज 2021 में भी तो हमारे अर्थ के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है, तो आज भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। और मान लेते हैं बेटा 1 मिलियन, ये देखो ये सही ईयर्स नहीं लिख रहा हूं मैं, बस हम लोग अजम्पशंस ले रहे हैं, अजम्पशन है ये, हमें कंसेप्ट ध्यान समझना है। ठीक है, 1 मिलियन ईयर्स है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये ईयर सही नहीं है। ठीक है, हम लोग जब इवोल्यूशन चैप्टर देखें तो वहां पे सही ईयर देखेंगे। मान लेते हैं कि 1 मिलियन ईयर्स, ये अजम्पशन है, 1 मिलियन ईयर्स एगो ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थ के ऊपर ओरिजिन हुआ, मतलब वो एंसेस्टर है सबके। बट 1 मिलियन ईयर्स के पहले, मतलब मान लेते हैं कि लगभग बेटा 0.5 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, इनसे ही, इन ब्लू ग्रीन एल्गी से ही एक ब्रांच निकली जिनको आज हम लोग रेड एल्गी मानते हैं। ठीक है, ये रेड एल्गी है, ये आज भी अवेलेबल है, बट इनका ओरिजिन, इनका एंसेस्टर ढूंढते ढूंढते जाओगे तो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी ही मिलेंगे, और ये बहुत पहले ओरिजिन हुआ। इवन अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि, है ना, पॉइंट व्हाट वी कैन से, थोड़ा सा लेट ले लेते हैं, मतलब 1000 है ना, 100 के और 10,000 ईयर्स एगो एक और ब्रांच निकली इनसे। ठीक है, और 10,000 ईयर्स एगो बेटा एक और ब्रांच निकली और हम लोग को मिले बेटा ब्राउन एल्गी। और बिल्कुल रिसेंटली मान लेते हैं, ठीक है, 5,000 ईयर्स एगो बेटा एक ब्रांच निकली जिनसे मिले बेटा ग्रीन एल्गी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बेटा, कौन सा एल्गी सबसे रिसेंट है? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, है ना, ग्रीन एल्गी इज द मोस्ट रिसेंट वन। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर भी करता हूँ, ये तीनों एल्गी है, तो अगर मैं इसको सही मान लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये सही नहीं है, बट अगर मैं इसको सही मान लेता हूँ, तो बेटा इस डायग्राम से आपको ये समझ में आता है कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी का एंसेस्टर बेटा एक ही है। कौन है बताओ? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री समझ में आ गई। इवन हमें रिलेशनशिप समझ में आता है। रिलेशनशिप ऐसे समझ में आता है कि बड़ा भाई तो रेड एल्गी है और छोटा भाई ग्रीन एल्गी है। समझ रहे हो ना? यस और नो? मोर प्रिमिटिव एल्गी अगर आपको पूछो मैं, तो आप बोलोगे रेड एल्गी। मोर रिसेंट एल्गी आप बोलोगे तो ग्रीन एल्गी। सो अगर मैं इनके कैरेक्टर्स को अरेंज करता हूं तो मुझे ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है वो समझ में आता है। ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड मुझे समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। बट इस डायग्राम को मैं, क्योंकि देखो एक एक जो लीफ होता है, एक एक जो ग्रुप है, एक एक इंडिविजुअल जो ग्रुप है, इसको लीफ जैसा मानते हैं क्योंकि ये ट्री है, तो लीफ को हम लोग बोलते बेटा फाइला। इसीलिए इस ट्री को हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं, और इसीलिए इसकी स्टडी को बेटा हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, आपने कभी बेटा ये गेम खेला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस? हैव यू हर्ड? नहीं सर। यस सर। सर सुना है। क्लैन तो ये खेला Yes, होगा, sir. क्लैन, क्लैन ये वर्ड तो जानते होंगे आप लोग। ठीक है, क्लैन का मतलब होता है टीम, ग्रुप। ठीक है, अभी क्लैन ये वर्ड है। ठीक है, तो बेटा याद रखना कि ये तो क्लैन हो गए, ये ग्रुप है, क्लैन है, ये भी क्लैन है, ये भी क्लैन है, ये भी क्लैन है। बट जो ब्रांचेस उनको जोड़ते हैं ना, उन ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं क्लैड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्लैड। इसीलिए अगर हम लोग एक्चुअली रिलेशनशिप देखते हैं, ये जो ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इनको हम लोग कहते हैं क्लैड। तो इस डायग्राम को हम लोग क्लैडोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? क्लैडोग्राम। और इसीलिए इसकी स्टडी को हम लोग क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। सॉरी, राइट अगेन, क्लैडिस्टिक्स। देखने में एक्चुअली एक जैसे लगते हैं दोनों डेफिनेशंस, दोनों चीजें। बट देखो फाइलोजेनेटिक ट्री में हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं टीम को, ग्रुप को, इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल जो वहां पे हैं ऑन द टिप। और क्लैडोग्राम में हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। यस और नो? है ना? अगर कोई आपको डिफरेंस पूछे तब की बात है, नहीं तो तब तक ये दोनों सेम है। दे आर द सिमिलर थिंग्स। एक्चुअली सब पढ़ते बेटा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ रहे हैं। बट ये एक्चुअली बेटा किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज के इवोल्यूशनरी पोजीशन को समझना है। और क्लैडिस्टिक्स का मतलब है
हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज का एक दूसरे से रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझना है, कौन किसका एंसेस्टर है, कौन किससे पहले आया, कौन किसके बाद में, ये समझना है। ऑल्दो बोथ द थिंग्स आर एक्चुअली सेम। कोई अगर जबरदस्ती पीछे ही पड़ गया कि भाई डिफरेंस बता, डिफरेंस तभी बताना है, अदरवाइज नो नीड। आर यू श्योर? समझ में आ गया क्या? Yes, sir. है ना? Yes, तो बेटा sir. ये है सादा बेसिक। अब बेटा इसी चीज को अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप चैप्टर पढ़ोगे ना, इसी चीज को हमारे जो विटाकर भाई साहब है, R.H. विटाकर, उन्होंने बखूबी यूज किया। आपको पता है 5 किंगडम सिस्टम बनाया ना उन्होंने, है ना? तो हमारी हाँ। एनसीईआरटी Yes, में sir. लिखा है कि उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर लिए थे। एक कैरेक्टर बेटा फाइलोजेनी में लिया था, करेक्ट है ना? आपको दिखेगा एनसीईआरटी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, उन्होंने कहा कि मोनेरा पहले आए, फिर प्रोटिस्टा आए, फिर प्रोटिस्टा से ब्रांचेस बनी, है ना? प्रोटिस्टा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से प्लांटी बना, फंगस लाइक प्रोटिस्ट से फंजाई बने, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से एनिमलिया बन गया। तो इस तरह से उन्होंने फाइलोजेनी को यूज किया था और उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर 3 किंगडम्स ऐसा बोला, करेक्ट है ना? कनेक्टिंग लिंक ये वर्ड यूज किया। जब भी हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं ना, लिंक तो क्लैडोग्राम की बात होती है, क्योंकि लिंकेज हम लोगों को डिसाइड करनी होती है। आर यू श्योर? है ना? थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, है ना? अगर आप KVPY ये वो सब एग्जामिनेशन दे हो तो थोड़ा इतना बहुत पता होना चाहिए, इसलिए इतना बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज नो नीड ऑफ डूइंग दैट। ओके, तो ये रहा बेटा बेस्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैं एक बढ़िया बात बताना चाहता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आया है मेडिकल एग्जामिनेशंस में, प्रीवियस मेडिकल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन है। मैं आपको, आपने कभी टॉम एंड जेरी देखा है? हाँ सर, सबने और देखा होगा यार, Sir. ऐसा हाँ, कोई, sir. ऐसा तो नहीं नहीं देखा सर, मैंने टॉम एंड जेरी नहीं देखा। ठीक है, अगर आपने टॉम को देखा होगा तो टॉम जो है कहीं पे भी कूद जाएगा, कहीं पे भी गिर जाएगा, उसके ऊपर के गाड़ी चली जाएगी तब भी वो उसका पापड़ बनेगा। बट बेटा जैसे गाड़ी चली जाती है फिर से उड़ जाएगा, उसकी आंखें पॉपअप हो जाएंगी, हवा भर जाएगी और फिर से अपना चलना फिरना शुरू, दौड़ना शुरू। वो कभी मरते नहीं, दोनों अमर है। ठीक है, अब आप इमेजिन करो खुद के बारे में, ऐसा सोचो अगर, है ना, उनके अंदर की बेटा, अगर मैं टॉम के सारे बोन्स निकाल दूं तो ऐसे कपड़े जैसा नीचे गिरेगा, फिर से उसमें बोन भर जाएंगे, ऐसा हो सकता है। बट अगर एक ह्यूमन बीइंग को सोचो आप, एक ह्यूमन बीइंग है या कोई भी मैमल है, कोई एनिमल है, उसके अगर आप सारे बोन्स निकाल दो तो उसका क्या होगा? डेड। डेड होगा। बट उसका जो भी अपीयरेंस का क्या होगा, उसका अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? Sir, disfigure हो जाएगा without support. पूरा एकदम ऐसे लद्दे जैसा नीचे गिरेगा, है ना, कपड़े के लद्दे जैसा नीचे गिरेगा। अंदर से पूरे बोन्स निकाल दो ना, फ्रेमवर्क ही हटा दो, सो दिस विल बी चेंज। तो विदाउट बोन हमारी कोई इमेज होती है, कोई हमारा फ्रेमवर्क होता है, स्ट्रक्चर होता है? नहीं होता। तो यही चीज बेटा एक साइंटिस्ट है, उनका नाम बेटा तख्तजान। इनके स्टेटमेंट को बहुत बार, 2-3 बार मेडिकल एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तख्तजान कहते हैं कि, है ना, क्लासिफिकेशन विदाउट phylogeny is like flesh without bones। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है। क्लियर है सर, बेटा? हाँ, सर एक बार अपना स्क्रीन ऊपर करोगे थोड़ा, थोड़ा और ऊपर, मुझे ठीक है। और तो ऊपर। क्लासिफिकेशन अगर, है ना, मतलब अगर फाइलोजेनी नहीं है, ये फ्रेमवर्क नहीं है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर हम लोग नहीं देखेंगे, दिस विदाउट दिस फ्रेमवर्क ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन इज नथिंग। उसको सही ढंग से हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। ये क्लियर है आपको? समझ Yes, रहे हो? sir. Yes, तो sir. ये Yes, sir. तख्तजान नाम के साइंटिस्ट है और इनका 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स में कि किसने कहा था ये कि क्लासिफिकेशन विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक अ फ्लेश विदाउट बोन्स। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बढ़िया है ये, ठीक है। तो बेटा ये रहा कंसेप्ट इसका, क्लासिफिकेशन का, फाइलोजेनेटिक। इट्स द बेस्टेस्ट क्लासिफिकेशन व्हिच एग्जिस्ट। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा, है ना? चलो
इसके बाद में और भी है। ये था नंबर 4, अभी एक नंबर 5 आएगा। नंबर 5 है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। हाँ सर, बट सर अश्वनी सर बोल रहे थे कि इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है। आवाज नहीं आया बेटा आपका? सर अश्वानी सर बोल रहे थे कि इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है। क्या क्या? सर ज्यादा कुछ क्या? यूज नहीं है इसका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देखो हम लोग इसके, देखो हमें नॉर्मल चीजें देखनी है जो भी है क्वेश्चंस में, ठीक है, वो अपने देखना है। ठीक है, देखो मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि यू डोंट हैव टू मिक्स अप द थिंग्स, यू नो, डोंट मिक्स दिस क्लास एंड दैट क्लास। ठीक है, कीप इट सिंपल, थिंग्स शुड बी सिंपल, ग्रास्प व्हाटएवर यू कैन ग्रास्प। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें हर चीज का थोड़ा थोड़ा इधर उधर ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग एक काम करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि जब भी हम ये चैप्टर खत्म करेंगे ना, तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ना सारे डिस्कस करेंगे, एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको तब पता चलेगा कि कहाँ पे क्या यूज होता है क्या नहीं, है कि नहीं, है ना। बट उसके लिए हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हर चीज की होनी चाहिए। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक बहुत ही सिंपल चीज है। इसको हम लोग फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको बेटा हम लोग एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज दिस एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन? नॉर्मली एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज गिवन बाय द एडेनसन एट ऑल, मतलब साइंटिस्ट लोग है, एडेनसन नाम का व्यक्ति है, उसने इसमें इनिशिएटिव लिया और बाकी लोगों ने भी इसमें मदद की। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग कौन से कैरेक्टर यूज करते हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है क्या बेटा? ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अभी इसको कैसे समझे मैं समझाता हूं। देखो ये है प्लांट, ये उसमें लीव्स है, फ्लावर है, रूट्स है, तो बेटा रूट के टिप से लेकर शूट के टिप तक जो जो इसमें कैरेक्टर हो सकते हैं, चाहे 1 मिलियन कैरेक्टर क्यों ना हो, सारे मैंने देख लेने हैं, एक भी कैरेक्टर नहीं छोड़ूंगा। लीफ के कैरेक्टर, स्टेम के कैरेक्टर, फ्लावर के कैरेक्टर, रूट के कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर। अब ये मुश्किल है, किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये सर है ना। अभी एक, चलो एक प्लांट का कर लिया, कर सकता है, बट भाई जब कंपैरिजन की बात आएगी यहाँ पे तो 0.5 मिलियन स्पीसीज है यार प्लांट के। कितने हैं? 0.5। तो यार इतने सारे अगर प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर, तो यार इनका कौन करेगा ये सब काम? सो ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, हर एक प्लांट के जितने पॉसिबल हो सकते हैं सारे। आपको जेनेटिक्स पढ़ा होगा आपने 10th स्टैंडर्ड में? यस सर। मुझे बता सकते हो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडल ने क्या बोला था ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को प्यारे बच्चों? फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक कैरेक्टर। यहाँ पे वर्ड क्या है बच्चों? फेनेटिक। इसीलिए उसको फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं बिकॉज इट कंसिडर ऑल द फिनोटाइप्स। आपको समझ में आती बात? यस सर। हाँ, इसीलिए इसको फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बच्चों, अब इसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मैंने ये तो बता दिया इसको एडेनसोनियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बंदे का रोल है इसमें। फेनेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑल ऑब्जर्वेबल, मतलब ऑल फिनोटाइप्स वी कैन कंसिडर, जितने भी पॉसिबल फिनोटाइप है हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज बर्ड बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लेते बेटा जैसे कि इसके ये करने के लिए मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, तो वी टुक द हेल्प ऑफ व्हाट दी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज करते हैं। वी यूज द सॉफ्टवेयर, ठीक है, टू मैनेज दिस मच ह्यूज बायोलॉजिकल डेटा।
ठीक है, इतने बड़े डेटा को हम लोग मैनेज कर, तो यहाँ पे एक ग्रुप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायो इंफॉर्मेटिक्स। ये एक बेटा ब्रांच है बायोलॉजी की, है ना। बायो इंफॉर्मेटिक्स मतलब यहाँ पे बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं जिनका कमांड हो ऑन द बायोलॉजिकल नॉलेज एज वेल एज जिनका कमांड हो लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर्स इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस, ठीक है, ये एक ट्रेंड है बायो इंफॉर्मेटिक्स। इसको हम लोग यहाँ पे बेटा इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी आपको पता है लैंग्वेजेस यूज होती है, तो इसमें भी लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं DBMS, ठीक है। या तो लैंग्वेजेस यूज होती है, जैसे कि हैमर नाम की लैंग्वेज यूज होती है, जैसे कि हम लोग जावा, पाइथन, C++ बोलते हैं ना, वैसी बेटा इनकी जो है ना साइंटिफिक लैंग्वेज तो हैमर। ऐसी लैंग्वेज जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, है ना, एंड्रॉइड, वैसे बेटा यहाँ पे DBMS यूज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इतने हायर लेवल पे जाके हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन को करना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस एंटायर एडवांस्ड, मतलब आज हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, अभी तो ये जमाना है मशीन लर्निंग का जमाना है, तो बेटा इसमें हम लोग बहुत पूरी तरह से इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है, अभी भी है, बट मुद्दा आता है कि सर ये कंप्यूटर कैसे समझ लेगा कि हमें क्या करना है। देखो हम क्या करते हैं, जैसे ये लीफ का स्ट्रक्चर ले लिया, इसका जो मार्जिन है ना ये स्मूथ है, ये लीफ ले लिया, इसका मार्जिन है ना, इसका मार्जिन आप देख लो, तो यहाँ पे बेटा सिरेट मार्जिन, ठीक है। ये एक लीफ ले लिया, इसका मार्जिन डेंटेड है ऐसे आरी जैसा, ठीक है। ये देखो, मतलब अगर ये 3 लीफ है ना, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला लीफ मार्जिन S1, इसको बोल दिया लीफ मार्जिन सिरेट, है ना 2, एंड देन लीफ मार्जिन डेंटेड 3। अब ये मैंने कोड बना दिया, इसीलिए मैं जब भी है ना कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे द कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू नंबर्स और कोड्स, क्योंकि बेटा कंप्यूटर को कोड ही समझ में आते हैं, नंबर ही समझ में आते हैं। इसीलिए क्योंकि हम इसको नंबर या कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आज बात समझ में आती है क्या? यस Yes, सर। sir. फेनेटिक्स समझ में आया, एडनसोनियन समझ में आया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी समझ में आया, एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये So सब can you चीजें बेटा re-explain numerical taxonomy? कुछ नहीं। देखो हम लोग हर एक कैरेक्टर को, अभी इतने मिलियंस ऑफ कैरेक्टर है, तो मुझे तो कंप्यूटर प्रोग्राम में फीड कर देने हैं उनको, है ना, ताकि वो कंपेयर करता बैठे, अपने को नहीं टेंशन, है ना। तो जब भी मैं कोई कैरेक्टर ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं कंप्यूटर प्रोग्राम में फिट कर दूंगा उसके लैंग्वेज में, तो मैं उसको या तो नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ या तो बेटा उसको कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिसमें हम डिजिट्स यूज करते हैं। यस सर नो, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको न्यूमेरिकल, क्योंकि नंबर्स यूज होते हैं, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हम लोग इसको कहते हैं। इज इट क्लियर? है ना। यस सर। हम कैरेक्टर को एज ए कैरेक्टर देखते हैं, वो कैरेक्टर को एज ए नंबर या कोड देखता है, कौन? कंप्यूटर। आर यू श्योर? सर डी का क्या मतलब? D3 अरे आप वो छोड़ो, वो तो ऐसे मैंने बताया। डी का मतलब डेंटेड होता है, डेंटेड जो होता है ना, दांत जैसे हो रहे हैं, दांत जैसा है, सिरेट है, मतलब ऐसे ऐसे, या स्मूथ है, ओके सर, ठीक है। अंडरस्टूड। मैंने कुछ एग्जांपल दिया है ना, ऐसे तो बहुत कैरेक्टर है। सो इज इट क्लियर टू ऑल? बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब बेटा आप बोलोगे कि सर इतना मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो न जाने फलाना फलाना, तो बेस्ट क्लासिफिकेशन होना चाहिए, बट इट इज नॉट ए बेस्ट क्लासिफिकेशन। व्हाई? So it gives more importance to vegetative characters. नो, इट गिव्स द सेम इंपॉर्टेंस, यही प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नॉट ए बेस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑल्दो इट इज वेरी मॉडर्न, ओल्ड इज गोल्ड है ना, तो ओल्ड इज गोल्ड हो गया यहाँ पे, तो ये क्लियर रखो, है ना। ये भी क्वेश्चन बेटा पूछा गया है प्रीवियस।
है ना, इट गिव्स द सेम इंपॉर्टेंस टू ऑल द कैरेक्टर्स। इसीलिए बेटा ये बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। आपको समझ में आती है बात? एवरीवन क्लियर yes है? sir. चलो अभी Yes, sir. है ना, अब आता है बेटा कुछ और छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं केमोटेक्सोनॉमी। सॉरी, इसको पहले हम लोग लेते हैं, है ना, एक और बेटा, है ना, एक और। यहाँ पे कितना नंबर था रे? ये क्या था? 5। अच्छा 6 ले लेते, 6। साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी देखो, साइटो का मतलब होता है सेल, है ना बेटा? साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, है ना? तो जब भी हम लोग अटक जाते हैं, ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते, तो एकदम इंटरनल कैरेक्टर्स लेना शुरू कर देते हैं सेल, एकदम इंटरनल मतलब सेल के, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब बेटा माइक्रोस्कोप से देखना शुरू कर देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और वो ये सब देखने लगेंगे। ठीक है, इवन बेटा हम लोग क्रोमोसोम्स की स्टडी करना शुरू कर, डीएनए तक जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का साइज, क्रोमोसोम का बिहेवियर, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब जब हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए इन कैरेक्टर्स को भी कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, तब उसको मैं कहता हूँ, मतलब सेल के कैरेक्टर्स को कंसिडर करना शुरू करते हैं, तब उसे मैं कहता हूँ साइटोटैक्सोनॉमी। इज इट क्लियर? देयर इज अ लास्ट वन बेटा, इससे भी काम न बना तो हम लोग करते हैं केमोटैक्सोनॉमी। अब आप समझ जाओ केमो का मतलब क्या है। हम बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज करना शुरू कर देते हैं, है ना, केमिकल एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वी स्टडी अबाउट द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड कंटेंट, डीएनए एंड आरएनए एंड आल्सो अदर केमिकल्स। तो हम लोग केमिकल बेसिस पे बेटा, है ना, ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करने की, समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कब करते हैं हम लोग साइटो या केमोटैक्सोनॉमी? ठीक है, यूज्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन। अगर कभी पीरियड हम लोग क्लासिफाई करते 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 चले गए और दो ऑर्गेनिज्म ऐसे मिल रहे कि यार बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट उनको क्लासिफाई करना ही है, ठीक है, तो या तो दो वेराइटीज में मैं डिफरेंस करना चाहता हूँ, एक स्पीसीज है बट दो वेराइटीज, एक नई वेराइटी बनाई है, उसको बेटा मैं क्लासिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं फिर केमिकल कैरेक्टर्स पे लेके आता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा ब्रॉड एग्जांपल देता हूँ। ब्रॉड एग्जांपल ये है, देखो हम लोग, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, बराबर, मेरे भी ब्लड में है, ह्यूमन हूं मैं। चिंपैंजी जो होता है, जिनको हम पैन बोलते हैं, उनके भी ब्लड में है। ठीक है, गोरिल्ला जो होता है बेटा, उसके भी ब्लड में हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन तो बेटा प्रोटीन होता है, एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स सीक्वेंसेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका भी हीमोग्लोबिन ले लिया, पैन का भी ले लिया, गोरिल्ला का भी ले लिया, और तीनों के प्रोटीन्स के अमीनो एसिड सीक्वेंस को मैंने कंपेयर करना शुरू किया, और पता चला कि ह्यूमन और ये पैन है, इनके बीच का जो हीमोग्लोबिन है वो बेटा 90% मैच कर रहा है सीक्वेंस, बट ह्यूमन और गोरिल्ला के बीच में जो मैचिंग है बेटा वो 65% है। तो आप बता सकते हो ना कि कौन मेरे वेरी क्लोज रिलेटिव है एवोल्यूशनरी? पैन। पैन मतलब ही चिंपैंजी, चिंपैंजी, पैन समझ में है, पैन की तरह चिंपैंजी, yes sir. पार्ले जी, है ना। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो। तो 90% बेटा अभी ह्यूमन और पैन जो है मैच कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल क्लोज सगे भाई है, एंसेस्टर अपने ही बिल्कुल पास में ही है। सो दिस आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो। तो मुझे इवोल्यूशनरी, इवन आपको थोड़ा मैं पॉइंट बता दूं, बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स का क्लासिफिकेशन is based on chemotaxonomy. तो जो बेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनका क्लासिफिकेशन ज्यादा करके बेटा केमिकल एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड, क्योंकि सारे सिंगल सेल है। अभी उनमें क्या कैरेक्टर ढूंढोगे तुम लोग,
है ना, ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। तो पता है जब भी हम लोग बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग वायरस का भी क्लासिफिकेशन करें, तो वायरस का क्लासिफिकेशन आप कौन से बेसिस पे करते हो कि उसका प्रोटीन शेल कैसा बना हुआ है, प्रोटीन कोर कैसा बना हुआ है, ऊपर के बेटा जो नॉब्स होते हैं वो कैसे हैं। हम लोग ये डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट निकाल रहे हैं कोविड-19 के, कौन से बेसिस पे कर रहे हैं आप बता सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल्स, है ना, केमिकल जो है बेटा उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। यस सर। है ना, तो ये है बहुत सारे। बोलिए सर आप अभी क्या पढ़ा है, बस 2-3 मिनट में आप बोल सकते हो? समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो आप? सर मतलब मेरा नेटवर्क कनेक्शन हो गया तो अच्छा कुछ नहीं है, मैं इतना ही केमोटैक्सोनॉमी का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। केमोटैक्सोनॉमी जो भी प्रॉब्लम्स है क्लासिफिकेशन में उसको रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करने के लिए मुझे केमोटैक्सोनॉमी सबसे बेटर लगता है, क्योंकि उसमें मैं केमिकल एनालिसिस करूंगा, क्योंकि सारे ही बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, तो उनमें ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है बाकी जो मार्फोलॉजिकल और ये सब देखने की। हम लोग डायरेक्ट उनका केमिकल एनालिसिस करते हैं। हमने ऐसी मशीन्स बना ली है कुछ जिनमें हम डायरेक्ट बैक्टीरिया को डाल देते हैं उसके कल्चर को, वो मशीन खुद ब खुद, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर है, खुद ब खुद बेटा उसके केमिकल्स निकाल लेती है, HPLC करती है, आइसोलेट करती है, माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस निकाल लेती है बेटा केमिकल्स का, और बता देगी कि ये अलग बैक्टीरिया है या वो सेम ही है जो आपने पहले भी देखा है। So there are lot of things, lot of advances are there that we are living in this 21st century, ठीक है। So be careful about this one, ठीक है। तो ये रहे बेटा हमारे NCERT। मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ क्या आप मुझे 3 ऐसे नाम बता सकते हो, मतलब तीनों में डिफरेंस बता सकते हो? अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा, बीटा, ओमेगा, डेल्टा चाहो तो डेल्टा भी 4 ले लो, ठीक है। कैन यू गिव द डिफरेंसेस ऑफ दिस अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा? वैसे ननी नीड नहीं है, बट अगर आपको पता हो तो। सो नाउ बेटा यहाँ ये बड़े ही सिंपल लेवल पे हम लोगों ने जो NCERT का पहला पेज है ना, पहले 2 पेज वो ले लिए। मतलब आज क्या किया पता है आपको? प्लांट किंगडम में जो पहले 2 पेज है, पहला पेज और बेटा लास्ट के 2 पेज, इनको मैंने कवर किया है। आर यू श्योर? अब आपका काम क्या है, पहले NCERT में ये दोनों चीजों को पढ़ो, रीड देम वेरी केयरफुली, लाइन टू लाइन, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। इफ यू डोंट हैव NCERT, डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट। एक एक चैप्टर डाउनलोड होता है बेटा। कहाँ पे हो, 21st सेंचुरी में है कि नहीं? तो डाउनलोड कर सकते हो आप लोग डेफिनेटली बेटा। आजकल बुक्स अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन डाउनलोड, है ना, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग, है ना। नहीं तो एक एक पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो अगर आपको आंखों पे स्ट्रेन आता है ज्यादा। आप अगर कंप्यूटर पे नहीं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग बहुत सारा पढ़ लेते हैं इवन स्क्रीन के ऊपर भी, ठीक है। सो बेस्ट चीज है ना ये हो गई है। तो बच्चों आज के लिए मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे कि अगर आपको मैं ये पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन you will use to resolve the problems with the classification. Option 1, artificial classification. Option 2, numerical taxonomy. Option 3, phylogenetic classification. And option 4, chemotaxonomy. क्या आंसर होगा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्यों लोगे यार? chemotaxonomy, है ना, chemotaxonomy यहाँ लिखा है मैंने। देखो अगर मैं अटक ही जाऊंगा एकदम, मैं क्लासिफिकेशन करते करते अटक जाऊंगा, तो chemotaxonomy is used to resolve the problems in classification। अब ये भी एक बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आपको पहले से पता हो कि क्या पूछा गया था, इसीलिए वो पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि बस कुछ भी रैंडम। आर यू क्लियर? यस सर। है ना, क्या पूछा गया है उसकी तैयारी करो, है ना।
फिर हमें ऑटोमेटिकली बेटा क्या एक्स्ट्रा आता है उसके बारे में भी तैयारी करनी है, वो भी तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि देखो 90 क्वेश्चन भी है ना बायोलॉजी में, तो उसमें से 85 क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी से ही आएंगे। अब आपको सोचना है कि ये 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ठीक है। उसके लिए बेटा मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि हाँ ये पढ़ना पड़ेगा ऐसा ऐसा, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, है ना, आज के लिए बस इतना ही। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, अभी हमें नेक्स्ट बिल्कुल डायरेक्टली बेटा एल्गी को पढ़ना शुरू करना है। सर ये आप नोट्स ठीक है। शेयर कर दोगे ना? बिल्कुल, देखो ये पहले तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, मतलब आपके अपने इसके चैनल के ऊपर आ जाएगा। अगर आप चाहो, मैं चाहता हूं कि आप लिखो खुद के हाथ से, तो अगर आप देख देख के लिखोगे तो बढ़िया होगा, ठीक है। क्योंकि अब जब लिखोगे ना तो गुड है, नहीं तो ये आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सर आप नोट सेंड कर दोगे ना? कहाँ सेंड करना है ये मुझे नहीं पता है, इसीलिए सर मैं पहले पर्पल बोल रहा हूँ कि ग्रुप में। वीडियो तो मैं ग्रुप पे। वीडियो जा रहा है। क्या बेटा? सर ग्रुप है ना, ग्रुप पर्सनल ग्रुप। ग्रुप में नहीं हूँ मैं, ठीक है। सो डोंट सर हमें वरी मिल अबाउट गया दैट। था नोट्स। मिल गया था क्या? ठीक है, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो, नहीं सर, प्रीवियस क्लास का ज्ञानेश्वर सर दिए थे तो उनको हाँ आप तो मैंने उनको इन्फॉर्म ही कर दोगे? फॉरवर्ड किया था, उनको फॉरवर्ड करके उन्होंने भेजा है, हाँ ठीक तो है। आप ये नोट्स भी उनको चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस Thank you, डे, sir. एंजॉय। थैंक यू सर, हैव अ बाय गुड सर। इवनिंग। Thank you, sir. Thank you, sir.